नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों में भाजपा संगठन जुटी हुई है। चंपावत में होने वाले उपचुनाव को लेकर टीम की घोषणा कर दी गई है ताकि बड़े मार्जिन से इस उपचुनाव को जीता जा सके। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक योजना और संरचना तैयार हो चुकी है और उपचुनाव के लिए टीम की घोषणा भी कर दी गई है। तो बता दें आपको, बीजेपी संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। जिस तरीके से उपचुनाव होना है चंपावत में, उसको लेकर तमाम तैयारियां, इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर टीम की घोषणा कर दी गई है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ये उपचुनाव जो लड़ेंगे वो चंपावत से लड़ेंगे, तो बड़े मार्जिन से उपचुनाव को जीतना है और इसी वजह से बीजेपी संगठन लगातार तैयारी कर रहा है। तो सभी राजनीतिक योजना और संरचना तैयार कर ली गई है, टीम की तैयारी हो गई है, टीम गठित कर ली गई है। अब सीधा प्रचार प्रसार में जुटेगी बीजेपी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि बड़े मार्जिन के साथ ये उपचुनाव जीतना है, तो ऐसे में तमाम तैयारियां हो गई हैं और अब सीधा उपचुनाव लड़ा जाएगा। तो बीजेपी संगठन की तैयारियां पूरी, उपचुनाव को लेकर टीम की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे, जहां से कैलाश विधायक थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उन्होंने पहले ही हालांकि इस बात का ऐलान किया था कि वो मुख्यमंत्री धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। और आखिरकार ये फैसला ले लिया गया कि चंपावत से मुख्यमंत्री धामी चुनाव लड़ेंगे। तो देहरादून से रोहित सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। रोहित, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से चंपावत को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी वहां पर उपचुनाव लड़ने वाले हैं, बीजेपी ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम भी घोषित कर दी है, बीजेपी संगठन तमाम तैयारी कर चुका है। क्या कुछ तैयारियां और टीम जो घोषित की गई है, कौन कौन लोग? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के जो पहले से प्रक्रिया चल रही थी कि सीट कौन सी खाली कराया जाए, लेकिन अंत में जब कैलाश गहतोड़ी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वह खुद सीट छोड़ना चाहते हैं, लिहाजा इसको लेकर के जो राष्ट्रीय संगठन है भाजपा का, वहां पर चर्चा किया गया और चर्चा करने के बाद इस पर सहमति बनी। लिहाजा कैलाश गहतोड़ी ने अपना विधानसभा में इस्तीफा सौंप दिया। लिहाजा वो सीट खाली हो चुकी है और ऐसे में अब भाजपा संगठन कवायद में जुट गई है, क्योंकि उपचुनाव वहां कराना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लड़ेंगे। लिहाजा तो तमाम संगठन की ओर से व्यवस्थाएं हैं वह पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी। वर्तमान समय की बात करें तो बीएल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, जहां तमाम चर्चाएं की गई। तमाम चर्चाओं के बाद जो है अब उपचुनाव के लिए भाजपा संगठन ने अपने एक मजबूत टीम खड़ी कर दी है, जिसमें मुख्य रूप से देखें जो सह प्रदेश प्रभारी है रेखा वर्मा, उनको वहां का पालक प्रभारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो प्रदेश महामंत्री संगठन जो अजय कुमार हैं, उनको वहां की मार्गदर्शक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास को जो है वहां पर प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। कैलाश शर्मा को प्रभारी, तो वहीं दीप्ति रावत को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो ये है जो जिन्होंने सीट छोड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री जो पूर्व विधायक है कैलाश गहतोड़ी, उनको जो है वहां का संयोजक बनाया गया है। तो फिलहाल जो ये टीम घोषित की गई, टीम मुख्य रूप से इस वजह से घोषित की गई क्योंकि भाजपा चाहती है कि अभी तक जो 2022 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें भाजपा को 47 सीटें प्राप्त हुई हैं, उसमें से सबसे अधिक मार्जिन के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव जीते, इसको लेकर के काफी अधिक कोशिश की जा रही है। यही वजह टीम गठित कर दी गई है और ऐसे में अब धरातल पर कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं कि अभी से ही वह जुट जाए, प्रचार प्रसार करने में जुट जाए, ताकि मुख्यमंत्री भारी मार्जिन से चुनाव जीते। लिहाजा बैठक भी बीजेपी की सुबह से चल रही थी, वह लगभग संपन्न हो चुकी है और इन बैठकों में तमाम चर्चाएं भी की गई। इसमें मुख्य रूप से जो चंपावत से विधानसभा का चुनाव होना है उसका भी जिक्र किया गया और उसमें तमाम गहन मंथन के बाद जो इन नामों का ऐलान किया गया है, जिनको टीम में शामिल किया गया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है क्योंकि जो चुनाव होगा करीब जून के अंत के आसपास हो सकता है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग को कराना है और भारत निर्वाचन आयोग जब इसका तिथि जारी करेगा उसके बाद से जो इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो संगठन है वह अपनी तैयारियां मजबूत करने में जुटा हुआ है और यही वजह कि टीमों गठन के बाद अब टीमों को तैनात करने के साथ साथ उनको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई, जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे उस क्षेत्र में जाकर के। जी
बिल्कुल। और देखिए, जाहिर है कि ये जो टीम गठित की गई है इसमें काफ़ी मजबूत चेहरे हैं जिनको शामिल किया गया है। लेकिन रोहित, चंपावत का चुनाव कोई आसान नहीं है। एक तो पहला नंबर ये कि वो खटीमा के पास में है, दूसरा नंबर ये कि पिछली बार का अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो कैलाश, हालांकि बीजेपी वहां से जरूर जीती थी क्योंकि कैलाश वहां पर विधायक थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं जीत पाए थे। कांग्रेस की थी वहां की दोनों सीटें, हालांकि इस बार एक सीट बीजेपी ने हथिया ली। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है ये मुख्यमंत्री धामी के लिए भी। बिल्कुल देखिए, 2022 जो है इस साल चुनाव विधानसभा के हुए हैं। अगर हम चंपावत विधानसभा सीट की बात करें तो कैलाश गहतोड़ी मात्र 5000 वोट से जीते थे और वो कुछ खास मार्जिन नहीं रहा। लेकिन बीजेपी इस बार दावा कर रही है कि इस उपचुनाव में कब से ज्यादा मार्जिन के साथ चुनाव जीतेगी। लेकिन एक बड़ी चुनौती यह भी रहेगी कि कांग्रेस की ओर से किसको चेहरा बनाया जाता है वहां का, ये देखने वाली बात होगी कि अभी तक कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो चर्चा है कि हरीश रावत वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, अगर हरीश रावत चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं चुनौतियां और अधिक बढ़ जाएंगी। और जो वर्तमान समय की स्थितियां प्रदेश में चल रही है, अपने महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, ये तमाम मुद्दे भी वहां प्रभावी नजर आएंगे। इसको लेकर के भी कोशिश की जा रही है और भाजपा संगठन की ओर से तमाम रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं। और इन्हीं रणनीतियों में देखें तो फिलहाल 1 महीने का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, इसको लेकर के एक उन्होंने योजना बनाया है 15 दिन का जनसंपर्क चलाने का। अगर ये 15 दिन का जनसंपर्क चलाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक महीने का जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री का वर्तमान समय में, इस दौरान जो तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो पेंशन को बढ़ाने की बात हो, 3 सिलेंडर देने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर के जो जनता के बीच जाया जाएगा और जनता को इस बात को रहा जाएगा कि बीजेपी सरकार ने 1 महीने में कई बड़े निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों का कितना फायदा मिलेगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो टीम गठित की गई, टीम इसी वजह से गठित की गई ताकि मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा सके। अब उपचुनाव के लगभग अभी तिथियों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चर्चाएं हैं कि जून के आसपास होंगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी संगठन चाहती है कि हम पूरी तरीके से मजबूत हो जाए, लेकिन चुनौतियां कम नहीं होंगी क्योंकि मुख्यमंत्री बिल्कुल जहां से रोहित, भी बिल्कुल। चुनाव लड़ेंगे उसमें कांग्रेस के अलावा तमाम अन्य राजनीतिक दलों के भी जो चेहरे वहां पर देखने को मिलेंगे, वह भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तमाम निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। तो चलिए इसको ठीक लेकर के भी रोहित, तमाम धन्यवाद सवाल आपका तय किए तमाम जा जानकारी के लिए। तो चुनावों को लेकर हालांकि अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन जल्द ही तारीख भी सामने आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देहरादून से है जहां पर कैबिनेट मंत्री ने पत्र लिखा है। रेखा आर्य ने हरिद्वार डीएम को पत्र लिखा, फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। रोशनाबाद स्थित बालगृह में अव्यवस्था फैली हुई है और बालगृह में ईवीएम हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं क्योंकि वहां पर रखी हुई ईवीएम, तो रखी गई ईवीएम से बच्चों को परेशानी हो रही है। रेखा आर्य ने पत्र के माध्यम से खेद भी जताया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बालगृह में ईवीएम हटाने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि ईवीएम वहां पर रखी हुई है जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी भी हो रही है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर है, कैबिनेट मंत्री ने पत्र लिखा है और रेखा आर्य ने हरिद्वार डीएम को लेकर ये पत्र लिखा है। और साथ ही आपको बता दें कि फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश इस पत्र के द्वारा दिए गए हैं। रोशनाबाद स्थित बालगृह में अव्यवस्था फैली हुई है, बालगृह में ईवीएम हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ईवीएम वहां पर रखी हुई है जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रेस वार्ता की। इंजीनियर अनिल कुमार ने इसकी जानकारी दी है। 1 सप्ताह के अंदर बिजली कटौती खत्म हो जाएगी। कमी दूर करने के लिए बिजली खरीदी जा रही है। यूक्रेन और रशिया युद्ध और गर्मी बढ़ने की वजह से मांग में वृद्धि हुई है। यूपीसीएल कई महीनों से रिकॉर्ड राजस्व वसूली कर रहा है। इसके बावजूद भी ये देखा जा रहा था कि बिजली में कटौती की जा रही थी, बिजली में कमी थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और ये कहा जा रहा है कि अब 1 महीने के अंदर बिजली में बढ़ोतरी होगी। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रेस वार्ता की। इंजीनियर अनिल कुमार ने इसकी जानकारी भी दी है। तो 1 सप्ताह के अंदर बिजली कटौती खत्म हो जाएगी, आपको बता दें, और कमी दूर करने के लिए बिजली खरीदी जा रही है। तो 1 वीक का टाइम, 1 वीक के अंदर अंदर ये बिजली कटौती खत्म हो जाएगी। यूक्रेन रशिया युद्ध और इसके साथ ही गर्मी बढ़ने की वजह से बिजली में कमी हो रही थी। तो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की अध्यक्षता में 3 दौर की बैठकें संपन्न हो गई हैं। बीते दिन देर रात को भाजपा के संगठन की दृष्टि पत्र को लेकर बैठक की गई थी। तो वहीं आज सुबह विधानसभा चुनाव में भाजपा को 23 सीटों पर मिली हार को लेकर हारे हुए प्रत्याशियों से चर्चा की गई। यही नहीं, इस बैठक के दौरान तमाम प्रत्याशियों द्वारा लगाए गए भीतरघात के आरोपों पर भी चर्चा हुई और इसी क्रम में तीसरे दौर की बैठक प्रदेश अधिकारियों, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों के साथ की गई।
बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। बीएल संतोष ने 3 दौर की बैठक ली और संगठन के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। तो बता दें आपको, सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने पर मंथन हुआ है, टीम भी घोषित कर दी गई है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम तैयारियां चल रही हैं। और आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम पदाधिकारी और मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन की बैठक, जिसमें बीएल संतोष ने 3 दौर की बैठक की, संगठन के पदाधिकारी के साथ ये बैठक हुई है। देखिए, उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि खटीमा से वो चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री जब बनाया गया तो ऐसे में मुख्यमंत्री का विधायक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विधानसभा में जाना ज़रूरी है। ऐसे में उनका उपचुनाव लड़ना भी ज़रूरी था। तो चंपावत से वो चुनाव लड़ेंगे और उससे पहले ये इन बैठकों का दौर जारी। तो काशीपुर में एससी गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के संस्थान के संस्थापक और पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया की आज 12वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सर्वप्रथम उनकी पत्नी श्रीमती विमला गुड़िया, पुत्री डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, डॉक्टर नीरज आत्रे और समस्त परिवार द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संस्थान के विधि परिसर में आभासी न्यायालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र एवं प्रदेश के विकास के लिए स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया का योगदान अभूतपूर्व रहा। तो बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसियों ने हरिद्वार के कनखल स्थित चौक बाजार चौराहे पर सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेसियों का आरोप है कि ऊर्जा प्रदेश में कई घंटों की बिजली कटौती ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में गर्मी के इस मौसम में लोग बिजली कटौती के चलते त्राही कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंकते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर प्रदेश के हर ब्लॉक में पुतला दहन किया जा रहा है। जिस प्रकार से धामी सरकार ने विद्युत कटौती के नाम पर आम जनता को परेशान किया हुआ है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी के आह्वान पर हर ब्लॉक में प्रदेश के पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस प्रकार से धामी सरकार ने विद्युत कटौती के नाम पर जनता को दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है। पिछले माह ही इन्होंने विद्युत की दरें बढ़ाई थी और अब इस माह से इनकी विद्युत कटौती शुरू हो गई है। ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाने जाना वाला हमारा ये उत्तराखंड प्रदेश में जनता विद्युत के लिए तरस रही है। गांव से लेके देहात तक, कस्बे, शहर, उद्योग सब विद्युत के कारण परेशान हैं। ये भाई साहब ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड, और आज ऊर्जा का नाम नहीं है यहाँ। जनता परेशान है। यात्रा सीजन स्टार्ट होने वाला है। 3 मई से 4 धाम यात्रा स्टार्ट हो रही है। उसके बावजूद भाई साहब 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे की कटौती बिजली की हो रही है। ये कहाँ का न्याय है? हम धामी सरकार और धामी जी से इस बात को पूछना चाहते हैं कि ऊर्जा प्रदेश नाम क्यों दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड में चल रही बिजली की कटौती को लेकर आज उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल कुमार यादव ने यह जानकारी दी कि कोरोना काल के 2 वर्ष के बाद इंडस्ट्रीज की 10% की अधिक मांग बढ़ी है और रशिया और यूक्रेन के युद्ध से अचानक बड़ी गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। इसके साथ ही कोल व गैस की किल्लत के कारण भी पर्याप्त बिजली नहीं बन पा रही है। बावजूद इसके हम लोग राज्य को पर्याप्त बिजली पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत है, जिसके लिए हमने केंद्र सरकार से भी दरकार की है, जिसमें कि हमको कहीं ना कहीं सफलता भी मिली है और असम से हमने कुछ यूनिट बिजली प्राप्त की है। इसके साथ ही अनिल कुमार यादव ने यह भी बताया कि 1 सप्ताह के अंदर बिजली की किल्लत खत्म हो जाएगी। क्राइसिस 1 महीने मान के चलिए कि 1 महीने हम मान के ऐसे ही रहेगा। बरसात अगर हो जाएगी, देखिए हमारी जो आपूर्ति है बहुत कुछ निर्भर करती है कि जल स्तर कितना है। अगर नदियों में जल स्तर ऊपर हो गया या डैम में जल स्तर ज़्यादा अच्छा मिल गया तो जनरेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। और यही जो हमें आज 600 मेगावाट 550 मेगावाट के करीब मिल पा रहा है वो 1100-1200 मेगावाट हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस बार जो मानसून एक्सपेक्टेड है कि जून के आसपास, जून के फर्स्ट वीक या कभी भी आएगा, जब मानसून आएगा तो अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकार की योजनाओं का जायजा लेने और स्थलीय निरीक्षण करने जिलाधिकारी वंदना पहुंची। जिलाधिकारी पहली
जिलाधिकारी हैं जो 7 किलोमीटर पैदल चल विकास खंड लमगड़ा के दो घोड़िया गांव पहुंची। दरअसल लंबे समय से ग्रामीणों की सड़क की मांग है। दो घोड़िया गांव के सड़क निर्माण के लिए वर्तमान प्रगति के संबंध में जिलाधिकारी ने उपस्थित लोनीवी के अधिकारियों से जानकारी ली। ग्रामवासियों के साथ बैठ के इनकी समस्याएं सुनी हैं। यथासंभव जो भी समाधान होंगे उनके लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। महिला समूह यहाँ शहर फाटक क्षेत्र में जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है उनके द्वारा उनसे आज वार्ता की गई थी और उनके किए गए कामों को भी देखा है। उन्होंने अभी वर्तमान में RCT के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। आगे कैसे वो लोग जो दूरस्थ क्षेत्र के समूह हैं उनको गाँव में ही कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसके बारे में विभाग को निर्देशित किया है। कहना चाहूँगा कि जैसे आज जिलाधिकारी महोदय ने ग्राम पंचायत दो घोड़िया का भ्रमण किया, तो आज पहली बार कोई जिलाधिकारी ग्राम पंचायत दो घोड़िया तक पहुंची है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी है। और अगर ऐसे ही कर्मचारी पहुंचते रहें तो हमें हौसला मिलेगा। जो सड़क की हम उम्मीद खो चुके हैं, करीब 6 से 7 किलोमीटर हम डेली पैदल जाते हैं और मार्केट से हम आते हैं। डेली का मतलब 6 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना, ऐसे करते हैं। अगर ये जिलाधिकारी महोदय अगर हमें आने के बाद सड़क का जो कार्य है अगर ये पूर्ण हो जाता है, या इनकी जो हमारी जो विभागों में लटकी हुई फाइलें हैं अगर ये कंप्लीट हो जाती हैं, कार्य शुरू हो जाता है, सड़क बन जाती है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा। ग्रामवासियों के साथ बैठ के इनकी समस्या तो रुद्रप्रयाग के सीमांत क्षेत्र और शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण भले ही देश में वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन आस्था के इस पवित्र केंद्र का अब व्यावसायिक रूप होने से स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। स्थानीय लोगों की माने तो धार्मिक स्थल को पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है, जिससे आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत त्रियुगी नारायण स्थित शिव पार्वती विवाह स्थल मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में लोग विवाह करने आते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने इस स्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से मशहूर किया। वर्तमान में यहां हर प्रदेश से लोग विवाह करने पहुंचते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अब शादी के लिए एजेंटों द्वारा लोगों को लाकर व्यवसायिक रूप दिया गया है, जिसका ग्रामीणों व तीर्थ पुरोहितों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। नाराज ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत त्रियुगी नारायण में ग्राम प्रधान प्रियंका तिवारी की अध्यक्षता में आम बैठक की, जिसमें ग्रामीणों ने मंदिर का माहौल खराब करने वाले बाहरी एजेंटों पर कार्रवाई की मांग की है। रुद्रप्रयाग का सीमांत गांव हमारा गांव त्रियुगी नारायण और आस्था का केंद्र यहाँ का त्रियुगी नारायण मंदिर, जहाँ पे प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग अपना विवाह करते हैं। पूर्व में लोग अपने तीर्थ पुरोहितों से विवाह करते थे, जैसे पौराणिक समय से विवाह की प्रक्रिया चली आ रही थी उस प्रकार से विवाह करते थे, लेकिन आज के समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो दलाल एजेंट वगैरह हैं, जो बाहरी संस्था से बाहरी व्यक्ति यहाँ पे एजेंट बन के लोगों की शादी करवा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे अयासी का अड्डा बना रखा है। रुद्रप्रयाग का सीमांत गाँव हमारा गाँव त्रियुगी नारायण और आस्था का केंद्र। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। पूर्व में